तो देखिए हम लोग आज बायोलॉजी का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जितना सारा बायोलॉजी में हम लोग टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में सभी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग 11th के बायोलॉजी का सिलेबस देखना है। तो इकाई नंबर इस तरह से 5-6 इकाई है और सभी 5-6 इकाई के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, यानी कि अगर इकाई एक की बात कर ली जाए कि जीव जगत में विविधता, हमारे आसपास जितने सारे जीव जगत है उसमें कई तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई जीव जगत, कोई कुछ ऐसे जीव है जिसके 4 पैर हैं, किसी जीव ऐसे हैं जिसके सिंग है, कुछ ऐसे जीव है जो एक कोशिकीय है जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। दिख रहा है पूरा ठीक से ना, है ना। तो कुछ ऐसे जीव है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों से का मतलब क्या कि बिना चश्मा लगाए हुए, बिना माइक्रोस्कोप लगाए हुए उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें हमसे बहुत अलग है ना। वो कार्य करने में, प्रजनन करने में या फिर अपने और कुछ व्यवहार करने में, हर चीज में अलग है। कुछ ऐसे जीव हैं जो रेंग करके चलते हैं, कोई पैर से चलते हैं, कोई सड़क सड़क के चलते हैं ना, कोई उछल के चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास के जीव हैं जिसमें विविधता देखने को मिलती है। तो पहला टॉपिक जो हम लोग का है इकाई 1 में, जीव जगत में विविधता। हमारे आसपास में जितने सारे जीव जगत में, आसपास में जितने सारे इन्वायरमेंट पे जीव मौजूद है उसमें सब में विविधता है, कुछ न कुछ अलग है। जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हाँ एथी के अनुसार हो जाते हैं, मौसम के अनुसार भी उसका शरीर बदल जाता है। जैसे कि जहाँ ठंडी प्रदेश है वहाँ के जितने सारे जानवर होते हैं उसके शरीर पर बहुत बाल होते हैं ना। जैसे एथी जो जैसे कि जहाँ पे बर्फ जमा रहते हैं वहां तक जो भालू होते हैं या फिर कोई भी जानवर होते हैं, याक होते हैं, ठंडे प्रदेश में याक पाए जाते हैं। वाई फॉर याक हम लोग पढ़े हैं, या है कि नहीं। वाई फॉर याक एथी में छोटका बच्चा वाला में पढ़े थे कि वाई फॉर याक, जेड फॉर जेबरा। तो जो याक होता है, याक को देखते हैं बड़ा बड़ा उसमें बाल रहता है, लेकिन इधर याक रहता है नहीं रहता है। तो कुछ ऐसे जीव है जहाँ पे ठंडे प्रदेश के मौसम के अनुसार उसका शरीर में बदलाव आ गया है, उसके रहन सहन में बदलाव आ गया है। तो जितने सारे इस पृथ्वी पर जीव हैं उसमें सब में कुछ ना कुछ विविधता है। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी जमीन दोनों में रहते हैं, ऐसे जीव होते हैं। जैसे मेढक, सांप, ये सब की बात कर लिया जाए तो इसके बाद जीव जगत वही होता है कि हमारे आसपास जितने सारे जीव मौजूद है उसी को जीव जगत कहेंगे। शॉर्ट में भी हम लोग बात कर लेते हैं, बाद में फिर हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो जीव जगत तो समझ में आ गया। जीव जगत का वर्गीकरण हम लोग को देखिए, बहुत सारे जीव जगत है जो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बहुत तरह के जीव होते हैं। एक कोशिकीय मतलब जो जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है एक कोशिकीय कहलाएंगे। ढेर मनी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं बहुकोशिकीय कहलाएंगे। जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया एक कोशिकीय हो गया, पैरामीशियम हो गया एक कोशिकीय जीव हो गए। तो और बहुत सारे जीव होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे जीव होते हैं। तो जीवों को वर्गीकरण कर दिया जाता है ताकि उसको स्टडी करने में हमको आसानी हो। वर्गीकरण अलग अलग क्यों बांट दिया जाता है, क्योंकि उसको हमको पढ़ने में आसान है ना। जैसे अगर मान लिया जाए कि किसी को बोल दिया जाए कि हाँ आप जीव के बारे में स्टडी कीजिए, तो जीव के बारे में तो दुनिया में असंख्य जीव है जिसको काउंट में नहीं किया जा सकता है। तो उसको स्टडी करने में तो पूरा जीवन 10 बार, 20 बार, 50 बार जन्म लेगा फिर स्टडी करेगा तब भी नहीं खत्म होगा। लेकिन अगर किसी को बोल दिया जाए नहीं तुमको आदमी पर स्टडी करना है, तुमको जानवर पर स्टडी करना है, तुमको मेढक पर स्टडी करना है, मेढक पर, तुमको मछली पर स्टडी, तो आदमी स्टडी कर लेगा, आसानी से कर लेगा कि नहीं करेगा। तो किसी चीज को हम लोग अगर आसानी से उसको समझना होता है, आसानी से उसको पढ़ना होता है, तो इसलिए हम लोग उसको जीव को क्या कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, बहुत सारे भागों में बांट देते हैं ताकि उसको पढ़ने में हमको बहुत आसानी हो सके। इसके बाद है वनस्पति जगत। जीव जगत के अंतर्गत वनस्पति भी आ जाते हैं, जंतु भी आ जाते हैं, क्योंकि वनस्पति भी तो जीव है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा भी जीव है। तो वनस्पति जगत की बात करना होगा कि जितने सारे पेड़ पौधे हैं उसमें बात करना होता है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो जलीय जीव होते हैं, जल के अंदर रहते हैं, समुद्र में पनपते हैं, जैसे शैवाल, ये सब की बात कर लिया जाए, है ना। कुछ जटिल पादप होते हैं, वनस्पति जो होते हैं जटिल होते हैं, कोई सरल होते हैं, बहुत सारे जीव हैं। तो वनस्पति जगत में हम वो सब की बारी बारी से टॉपिक वाइज बात करेंगे। कुछ ऐसे जीव यदि होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिसमें लकड़ी होता है, किसी चीज में किसी किसी में नहीं होता है। जैसे केला की अगर बात कर लिया जाए, पपीता की बात कर लिया जाए, तो उसमें लकड़ी निकलता है सूखने के बाद, नहीं। तो जीव जगत के अंतर्गत पादप भी आ गए, पादप माने पेड़ पौधा भी आ गए, और मनुष्य भी आ गए यानी जंतु भी आ गए, है ना। तो वनस्पति जगत है और प्राणी जगत, तो इसको हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग वनस्पति जगत,
कि आसपास जितने सारे पेड़ पौधे हैं कई तरह के होते हैं। कुछ पेड़ पौधे उसमें बीज होता ही नहीं है ना, कुछ में बीज होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु ऐसी वनस्पति होते हैं जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो इस तरह से हमको जितने सारे ये सब हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, जीव जगत में विविधता देखेंगे कि क्या क्या विविधता है। तो हम लोग का यूनिट इतना ही पढ़ेंगे, तो 4-5 यूनिट पढ़ेंगे ना, तो हम लोग का पहला चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो अब हम जितना बोल दिए उतना ही सुनना ही है, इतना तो हम लोग शॉर्ट में बात कर लिए ताकि आगे हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि पहले कोई भी चीज को थोड़ा मोड़ा जाने रहोगे ना, तो उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। और जो एकदम अनजान लगेगा, जैसे अभी आप लोग बोल दिए बांग्ला पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, कुछ मन ही नहीं लगेगा, मन करेगा कुछ पढ़ने में, समझे में नहीं आएगा, मन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा कोई, जैसे रोहित है बंगाल से पढ़ के आया, अगर इसको बांग्ला पढ़ाया जाए यहाँ पे, तो आप लोग से ज्यादा गेन करेगा और इसको मन भी लगेगा पढ़ने में, है ना। तो इसलिए आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, तो सब बारी बारी से टॉपिक को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं शॉर्ट में। दूसरा नंबर में क्या है, इकाई 2 में है हमारा कि पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। पादप मतलब पेड़ पौधा, प्राणी मतलब क्या, जीव जंतु हो गया। हम लोग भी क्या है, प्राणी है, हम लोग भी क्या है, एनिमल है। तो मैन इज मोर्टल, मतलब जितने सारे प्राणी होते हैं, मैन भी क्या है, मरणशील है। और चाहे जितने सारे प्राणी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मरणशील होते हैं, यानी कि कभी न कभी उन्हें मरना होता है। लेकिन पहला दिन चैप्टर में बताया था कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसको अमरता का वरदान मिल गया है ना। जैसे प्लेनेरिया की बात कर रहे थे, हाइड्रा की बात कर रहे थे, और क्या बात कर रहे थे हम लोग, जेलीफिश के बारे में बात कर रहे थे। तो उसको अमरता का नाम मिल गया कि जल्दी मरता ही नहीं, है ना। जब तक कोई उसको खा नहीं जाता है, भोजन अपना नहीं बना लेता है, तब तक वो मरता ही नहीं। तो देखिए इकाई 2 में हम लोग पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक इकाई पढ़ेंगे। प्राणियों और पादप में संरचनात्मक इकाई क्या होता है, किसी भी जीव का संरचनात्मक इकाई क्या होता है बताइए तो आप लोग। कोई भी जीव है, संरचनात्मक इकाई, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होता है। कि जितने सारे जीव बने हैं कोशिका से मिलकर के बने हैं, कोशिका से मिलकर के भी उत्तक बनते हैं कि नहीं। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे कि जितना सारा जीव है, जीव यानी कि पादप और प्राणी जो है, उसमें संरचना उसका कैसे हुआ है, कैसा उसका शरीर का संगठन हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 3 टॉपिक को पढ़ना होता है, 3 चैप्टर को। पहला क्या है, पुष्पी पादपों का आकारिकी, जो अभी क्या बताएं, पुष्पी पादपों के, वैसा पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, वैसा पादप जिसमें पुष्प खिलते हैं, पुष्प निकलते हैं, तो उस पौधों का आकार कैसा होगा। आकार की मतलब क्या है, आकार की मतलब आकार, तो उसका आकार कैसा होगा, उसका पत्ता का आकार क्या होगा, उसके पुष्प का आकार क्या होगा, कलर क्या होगा, ये चीज के बारे में हम लोग पुष्पी पादपों का आकारिकी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा नंबर में क्या है, पुष्पी पादपों का शरीर। तो आकार की बात हो गया, अब शरीर की बात करनी है। जैसे कि आप लोग जितने सारे अधिकतर जो विकसित पौधे होते हैं, विकसित मतलब कि उसमें केंद्रक कुंद्रक सब चीज मौजूद रहता है, तो उसको विकसित कहा जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस सबको विकसित कहा जाता है। तो देखिए कुछ पुष्पी पादपों का शरीर पढ़ना है, कि जैसे कि शरीर कैसे मिलकर के बना हुआ है, वो भी पादप हो चाहे मनुष्य, सब तो मिलकर के बना है, कोशिका से ही उत्तक बना है। और उत्तक भी सरल होते हैं और जटिल होते हैं, ये सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, है ना। तो किसी उत्तक को सरल क्यों कहते हैं, जटिल क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पुष्पी पादपों का शरीर, पूरे बॉडी के बारे में उसको पढ़ना है, उसके पत्ता के बारे में पढ़ना होगा, पुष्प के बारे में पढ़ना होगा, इसके बाद उसके फल के बारे में पढ़ना होगा, उसके उत्तक के बारे में पढ़ना होगा। इसमें हम लोग पुष्पी पादपों का शरीर में पढ़ना होगा। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो पादप वाला ही हो गया। अब प्राणी की बात हो जाएगा कि प्राणी की जो होता है, जितने सारे प्राणी है, प्राणी का मतलब क्या, पेड़ पौधा को छोड़ करके जितने सारे दुनिया में जीव हैं सब क्या है, प्राणी है। तो जितने सारे प्राणी हैं उसका शरीर का संगठन कैसा हुआ है, फेफड़ा है कि गिल एथी है कि लंग्स है, लंग्स मतलब फेफड़ा हुआ, गिल्स है, गिल्स मैंने गड़फड़ा हुआ, कि त्वचा से सांस लेता है, या फिर उसका पाचन सिस्टम कैसा है, कैसे उसका भोजन का पाचन करता है, भोजन का अवशोषण कैसे करता है, जो शरीर में विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं, जैसे कि टॉयलेट शरीर में बन जाता है ना, पोटी सब बन जाता है, तो उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, ये सभी चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो कैसे कैसे प्राणी का शरीर बना है उसके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज बहुत डिटेल में आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है रोहित, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा
इकाई 2 में देखा कि 7 चैप्टर पढ़ना था इकाई 2 में। इकाई 3 में और 3 को चैप्टर जुड़ जाएगा, यानी 10 चैप्टर। इकाई 4 में जुड़ जाएगा 5 को और 15 चैप्टर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं पूरा सिलेबस आज हम लोग डिस्कस कर लेना है। इकाई 3 में हम लोग को पढ़ना है कोशिका संरचना एवं कार्य। इसमें हम लोग को पढ़ना होगा कि जो हमारा शरीर जो है वो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है हमारे शरीर का, कोशिका होती है। उसको सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि कोशिका सबसे छोटा वो अंग है जो जितने सारे हमारा शरीर का कार्य होता है वो कोशिका कर देता है ना। जैसे अगर कोशिका की बात कर लिया जाए तो छोटा सा कोशिका का यहाँ पे क्या होता है, सेंटर होता है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक, है ना। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बोल्डी होता है, वैकल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, ये सब होता है ना। बीच में एन होता है, एन फॉर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। बाहर में कोशिका झिल्ली होता है, चालू है ना वीडियो। बाहर में कोशिका झिल्ली होता है और थोड़ा सा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे ज्यादा मेन अंतर क्या होता है कि जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति होता है और जो जंतु कोशिका होता है उसमें कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती। मनुष्य में जो कोशिका होता है उसका प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली, और पादप में बना होता है सेलुलोज का, ठीक है। तो ये चीज हमको पढ़ना होता है। तो इसमें पहला टॉपिक इसमें क्या है कि कोशिका यानी कि कोशिका, इसमें जितने सारे टर्म आए हैं ये सबको पढ़ना होगा। जितना माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैकल्स, न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, मुख्य रूप से इतना पढ़ना होता है। और एक आध दो टॉपिक होता है, पढ़ा दिया जाएगा, बता देंगे, है ना। इसका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक कार्य इसका पूछ रहा है। इसका संरचना कैसा है, इसका संरचना कैसा है, किसका आकार है। तो जैसे मनुष्य का संरचना कैसा है, तो ऐसा एक तरह से कहेंगे, दो पैर ये सब होता है ना, उसी तरह संरचना। और कार्य कैसे करता है, जैसे सेंट्रोसोम को क्या काम है, इसके बाद राइबोसोम को क्या है, प्रोटीन का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। लाइसोसोम क्या कहता है, वो कोशिका को मारने में खत्म आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में कहता है। गोल्जी बॉडी, वैकल्स जो होता है द्रव को रख करके ऑब्जर्व करके काम करना है। गोल्जी बॉडी होता है परिवहन का काम करता है। और न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन होता है, एक तरह से पूरे कोशिका का ब्रेन होता है। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है, इसमें बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। तो संरचना देखना है और कार्य देखना है। इसके बाद है कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका क्या है, जीवन की इकाई है। ये अकेले मिल करके सब काम कर देता है, इसलिए ना। हालांकि इससे छोटा तो और क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, लाइसोसोम कोशिका से भी छोटा होगा क्योंकि कोशिका के अंदर है। और उससे भी छोटा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा क्योंकि उसके भी अंदर है। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होते हैं, है ना। क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, उससे भी छोटा, लेकिन सब काम नहीं कर सकता है। तो सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई इसलिए हम लोग कहते हैं कोशिका को कहते हैं, है ना। घर में परिवार है, परिवार का मेंबर सबसे संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या होगा, एगो मनुष्य होगा। खाली हाथों कहेंगे कि सबसे छोटी कार्यात्मक, खाली हाथों काम करेगा सब चीज नहीं, ब्रेन भी चाहिए, दिमाग चाहिए, हाथ पैर चाहिए, चलने के लिए हर चीज करना चाहिए ना। तो कोशिका ही है जो हर काम को कर सकता है। जितना शरीर में हमारा का वर्क कर रहा है वो सब कोशिका के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका को हम लोग कहते हैं। तो ये टॉपिक पहला खत्म हो गया। जैव अणु, जीवों में जो अणु होते हैं उसके बारे में, जैव अणु, इसमें थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमको बात कर लेंगे। जैव अणु टॉपिक करते वक्त, जैव मतलब क्या होता है, जीव, जैव मतलब जीव होते हैं। इसके आगे होता है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र मतलब क्या होता है, आप लोग ऐसी चक्र पढ़े होंगे, पानी वाला चक्र। पानी वाला चक्र को क्या बोलते थे हम लोग, जल चक्र, है ना। कि पहले पानी जमीन में से भाप बन के आकाश में उड़ता है, फिर पानी बरसता है, कैसे कैसे सिस्टम होता है ना। तो वो चीज हम अभी डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, जब टॉपिक आएगा फिजिक्स में कभी तक करेंगे। तो उसी तरह कोशिका में भी होता है, कोशिका कैसे मरता है, फिर उसका निर्माण कैसे होता है, फिर कैसे बूढ़ा होता है, फिर बूढ़ा का होने का मतलब क्या, ज्यादा दिन हो जाएगा कोशिका तो फिर कुछ दिन के बाद मर जाता है, मरता है ना। यानी कभी कभी हाथ में देखते होंगे कि पपड़ी उखड़ता है, तो भी क्या होता है, कोशिका नष्ट हो जाता है, तो बाद में उखड़ता है, खत्म होता है ना। तो उसी तरह जिसको हम लोग कह देते हैं कभी कभी अपरस हो जाते हैं, कहीं चाहे कस के चोट लग जाता है हाथ में, कभी कस के मार देते हैं तो वहां पे काला हो जाता है, यानी कोशिका मर गया है तो वहां पे काम अब कोशिका नहीं करेगा, धीरे धीरे देखिए वही काला काला होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। तब हम लोग कोशिका के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे। तो बस समझ लो अभी कि जैव अणु, कोशिका चक्र, चक्र मतलब क्या, कोशिका का मरना और नया निर्माण होकर के, विभाजन होकर के अपना जनसंख्या को बढ़ाना। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यही चीज बात करता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की वजह से ही कोशिका का विभाजन होता है मनुष्यों में,
है ना। इसके बाद देखिए हम लोग क्या है, पादप कार्यकीय। कि पादप कार्यकीय मतलब कार्य करना, कार्यकीय मतलब क्या है, कार्य करना। यहाँ पे है कार्य करना, कि पेड़ पौधे कार्य कैसे करते हैं, इसमें हमको पढ़ना है पादप कार्यकीय में। कार्य की बहुत आसान है, देखिए ना, जैसे जैसे लिखल है उसके अनुसार आराम से समझ में आ रहा है कि पादप माने पेड़ पौधा, कार्य की माने कैसे काम करेगा, है ना, अपना विकास कैसे करेगा, फूल उसमें कैसे लगते हैं, है ना। तो उसमें उसके अंतर्गत हम लोग जो चैप्टर 5 को पढ़ना है वो 11 नंबर है, पौधों में परिवहन। परिवहन मतलब क्या होता है, एक सामान को ढो करके दूसरे जगह ले जाना, वही तो परिवहन कहलाता है ना, है कि नहीं। कुछ चीज उठा करके ढो करके ले गए, लीजिए यहाँ से मार कर रखल है, यहाँ रखो, हाँ रखा गया, यहाँ से उठा करके यहाँ ले, तो परिवहन हुआ, किसका परिवहन हुआ, मार्कर का, है ना। तो परिवहन मतलब एक सामान को उठा करके दूसरे जगह ले जाना, वही कहलाता है क्या, परिवहन। तो पौधों में परिवहन कहता है। अब पेड़ पौधे में परिवहन क्या क्या परिवहन होगा, मार्कर परिवहन हो सकता है, मार्कर है ही नहीं, तो परिवहन कहाँ करेगा पेड़ पौधा, वो करेगा जमीन से जल का, है ना, खनिज लवण का परिवहन करेगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाता है पेड़ पौधा पत्तियों में, उसका परिवहन पूरा शरीर पूरे बॉडी में करेगा, है ना। तो बस परिवहन मतलब सामान को ढो करके एक जगह से दूसरे जगह। अब पेड़ पौधे के पास जो चीज रहेगा वही तो परिवहन करेगा ना, है ना। तो जमीन से जल, खनिज लवण और भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या होगा, पेड़ों में पौधों में परिवहन आएगा। तो परिवहन के खनिज पोषण, देखो अब नया टॉपिक है, ये तो खत्म हो गया। खनिज पोषण, खनिज जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं जड़ से ही लेते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे खनिज है, जैसे जिंक। खनिज का मतलब क्या, जैसे हम लोग के लिए खनिज कहते हैं आयरन, लीजिए आयरन, कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कहते हैं पालक का साग खाइए, क्या आयरन मिलता है उसमें। मैग्नीशियम चाहिए, क्या हुआ तुमको रोहित, सो रहा है क्या जी। तो देखिए बहुत सारे खनिज होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, कि फास्फोरस होता है, तब ना हमारा हड्डियां मजबूत रहेगा, है ना। कैल्शियम से मिलकर के, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनना होता है दंतवा, तब तो मजबूत रहता है। तो इस तरह बहुत सारा खनिज है, वो खनिज के बारे में पेड़ पौधे के लिए खनिज अलग होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो जाते हैं, मिट्टी से जिंक का अवशोषण करता है, और बहुत सारे खनिज करते हैं। तो खनिज पोषण, पोषण मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में वो चीज जरूरी है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होता है, बाइक चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होता है, और ट्रक चलाने के लिए डीजल की जरूरत होता है, खाना बनाने के लिए हमको उपला, उपला माने गोईठा, है ना। किताबी भाषा में उसको उपला बोला जाता है, गोईठा नहीं लिखा रहता है कहीं, उपला कहा जाता है। तो उपला और लकड़ी की जरूरत होता है। उसी तरह पेड़ पौधों को विकास करने के लिए पोषण की जरूरत होता है, केवल पेड़ पौधे की नहीं, जितने सारे जीव हैं सबको विकास करने के लिए पोषण की जरूरत होता है। पोषण क्या होता है, जैसे हम लोग जितना सारे खाते हैं वही सब तो पोषण है, जितना सारा हम लोग कुछ खाते हैं वही सब तो, हाँ सटा दीजिए उसको, तो जो हम लोग खाते हैं वही तो पोषण है। तो खनिज पोषण हम लोग इसमें पढ़ लेना होगा। इसके बाद है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। देखिए उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण कहने के मीनिंग है कि बहुत सारे पादप होते हैं जो सरल पादप होते हैं, उच्च पादप जो होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे आप लोग कभी अमरलता के नाम सुने होंगे, है ना। तो अमरलता उच्च पादप के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है, अपने भोजन के लिए किसी और पेड़ पौधे पर निर्भर रहती है ना। तो अमरलता जो होता है वो उच्च पादप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग पढ़ना है 13 नंबर चैप्टर में। प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते ही हो कि जब पेड़ पौधे पत्तियों के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा जो भोजन बनाते हैं तो वही तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उस केस में वो अपना भोजन बनाते हैं और साथ साथ हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, जिसका इस्तेमाल हम लोग सांस लेने में करते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग को पढ़ना है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, जहां जहां पेड़ पौधों का हरा भाग होता है वहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है। और अगर पत्ती की मुख्य रूप से पत्तियां में होता है, मुख्य रूप से पत्तियां में होता है, पेड़ पौधे की जो पत्ती होता है उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है मुख्य रूप से। और उसमें भी एक भाग होता है वहां पे उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम की बहुत जरूरत पड़ती है। आप देखिए मैग्नीशियम क्या है, खनिज है ना। और मैग्नीशियम कहां से प्राप्त करेगा पेड़ पौधा, जड़ से प्राप्त करेगा, यानी मौजूद मिट्टी में मैग्नीशियम उससे इस्तेमाल करेगा। पादप में श्वसन,
पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं, श्वसन मतलब सांस लेना, तो पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे पेड़ पौधे सांस भी कहाँ से लेते हैं, पत्ती के माध्यम से ही करते हैं। उसमें जो अस्टोमाटा होता है, रंध्र जो होता है पत्तियों के अंदर, जो छिद्र होता है जिसको बोलते हैं अस्टोमाटा बोलते हैं, उसी से पेड़ पौधे सांस लेते हैं। कभी वो फैलते हैं सिकुड़ते हैं, फैलते हैं सिकुड़ते हैं, है ना। और जो सांस लेते हैं पेड़ पौधे, वो प्रोसेस होता है विसरण होता है। विसरण यानी वायुमंडल में जितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। तो वही प्रक्रिया हो जाता है श्वसन। श्वसन मुख्य रूप से होता है कि श्वसन के केस में हम लोग को एनर्जी मिलता है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे मनुष्य हो, हम लोग को एनर्जी कब मिलता है, श्वसन की क्रिया होता है। हम लोग के बॉडी में अंदर मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है कोशिका के अंदर होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यही श्वसन की क्रिया करता है और इसी के वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और इसी एनर्जी की वजह से आप लोग से मैं बात कर पा रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो। समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाएगा पादपों में श्वसन। श्वसन किसी चीज में श्वसन जब तब तक होगा जब तक वो जिंदा है। जब कोई चीज मर गया, नष्ट हो गया, तो उसमें फिर श्वसन की क्रिया नहीं होगी, उसमें अब एनर्जी बचेगा ही नहीं, एनर्जी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पेड़ पौधे में हम लोग श्वसन पढ़ेंगे। और लास्ट में टॉपिक है पादप में वृद्धि एवं परिवर्धन। पेड़ पौधे में वृद्धि कैसे होते हैं, उसका विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे हार्मोन के बारे में कल बताए थे, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया। तो बहुत सारे पेड़ पौधे के अंदर जो हार्मोन होते हैं वही उसमें विकास में, वृद्धि में मदद करते हैं। समझ में आया। और नियंत्रण करने में भी मदद करते हैं। जैसे नियंत्रण करने का मतलब क्या, कि कोई भी पेड़ पौधा होता है किसी निश्चित हाइट पे जाकर के रुक जाता है। ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर लंबा होते रहेगा, नहीं ना होता है। मनुष्य का भी वही हाल है कि कुछ लंबाई जाकर के उसका हाइट लंबाई बढ़ना रुक जाता है, ऐसा नहीं कंटिन्यू बढ़ते रहता है। तो कुछ ऐसे हार्मोन पेड़ पौधे में है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, वो वृद्धि प्रवर्धक है, पेड़ पौधे को विकास करने में, बढ़ाने में, फल लगाने में, फूल लगाने में मदद करते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। और एक वृद्धि रोधी हार्मोन है जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग 4 यूनिट पढ़े हैं, 1 यूनिट और बाकी रह गया है, उसको कल रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद सब कंबाइन करके और उसके बाद वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है रोहित, बंद करते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग 4 इकाई तो पढ़े थे, अब 5वां इकाई में हम लोग क्या पढ़ना है, मानव शरीर विज्ञान। मानव शरीर यानी हमारे बॉडी के बारे में पढ़ना है। हमारे बॉडी में कौन कौन सा पार्ट है उसके बारे में पढ़ना है। और देखिए इसमें इसके अंतर्गत पढ़ना है हम लोग को पाचन एवं अवशोषण। जब भी हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो जितने सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा या फिर और कुछ मिनरल्स खाते हैं, मिनरल्स में समझते हो ना, मतलब खनिज लवण, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। आयरन के नाम सुने होते, Fe 26 परमाणु संख्या होता है, Fe होता है ना। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 20 नंबर पर होता है परमाणु संख्या, इसका होता है 26 नंबर होता है। सोडियम भी होता है, यह भी मिनरल्स के अंतर्गत आता है। हमारे बॉडी में सोडियम ना रहता है, नमक वमक खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो उसमें सोडियम है ना। तो सोडियम, क्लोरीन, जो भी हम लोग मिनरल्स खाते हैं, या फिर वसा मतलब जो तैलीय पदार्थ, तेल वाला, जैसे घी, मक्खन, दूध, दही, सब तैलीय पदार्थ है, तेल वाला पदार्थ है, वसा है। और फिर कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं हम लोग, उसका पाचन हमारे बॉडी में कैसे होता है एवं उसका अवशोषण कैसे होता है। अवशोषण कहने का मीनिंग है उसमें मेन जो चीज है, जैसे विटामिन हो गया उसमें, और मिनरल्स हो गया, और भी प्रोटीन जो हो गया, उसमें जितना भी खाना खाते हैं उस सब में मौजूद रहता है। और उसमें से निकल के हमारे शरीर में लगना क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। कहता है, एगो प्रचार कभी कभी आता है, बूढ़ा आदमी कहता है, यूट्यूब खोलिएगा ना तो ऐड आता है, कहता है खाना खाते हो, शरीर में नहीं लग रहा है, तो आप ये टॉनिक पियो। शरीर में नहीं लग रहा मतलब क्या, आपका शरीर उसको अवशोषित नहीं कर रहा है। जो विटामिन आप लोग खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, तो उसको अवशोषित नहीं कर रहा है। अच्छा, आज कैमरा में वीडियो अच्छा रहा है कि नहीं चेहरा पर, क्योंकि दोनों तरफ से लाइट लग गया है। पिछले दिन तो एक तरफ से था, तो एक तरफ काला, एक दिन मनुष्य लग रहा है, एक दिन से भूत लग रहे होंगे। परछाई भी नहीं आ रहा है, बताओ। अब जिसका परछाई नहीं होता वो भूत होता है जी। देखिए, पाचन उसमें होता है। और अवशोषण मतलब क्या, पाचन मतलब क्या, बॉडी में जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाता जो हमारा बॉडी है, कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर भोजन जाता है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत,
होता है ना, ग्रसनी होता है, ये सब बात पढ़े होंगे आप लोग ना, 10th में ही पढ़े होंगे, है ना। तो उसका भोजन में पचाता कैसे है और उसका अवशोषण होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को पढ़ने का श्वसन और गैसों का विनियम। देखिए श्वसन मतलब आप लोग जब भी श्वसन की बात हम वर्ड लिखा होता है तो क्या समझते हो, सांस लेना और सांस छोड़ना, श्वसन का मतलब यही सोचता है। लेकिन श्वसन होता क्या है मेन रूप से, कि श्वसन वो प्रक्रिया होता है जिसके बाद हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी है तभी तो बात कर रहे हैं ना। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, या फिर मैं चल नहीं सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं। जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी है तब तक हम हर कार्य कर रहे हैं। और जो एनर्जी हमें मिल रहा है कहां से मिलता है, श्वसन की क्रिया से। और श्वसन की क्रिया कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। कोशिका, जब इससे पहले वाला चैप्टर हमको क्या इकाई 5 में कोशिका पढ़ना है ना, तो यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह, कोशिका के ऊर्जा गृह कहा जाता है। यहीं पे श्वसन की क्रिया होता है और हमें एनर्जी मिलता है, इसलिए तो हमको पावर हाउस कहा जाता है। पावर माने शक्ति देता है ना। तो यहाँ पे हम लोग को श्वसन पढ़ना है। श्वसन माने सांस, हवा अंदर लेना, बाहर का नहीं, श्वसन नहीं होगा, इसको बोलते हैं स्वच्छोवास कहा जाता है ना। निश्वास निश्वास दोनों मिलाता है तो स्वच्छोवास, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो स्वच्छोवास कहलाता है। तो यह श्वसन का मीनिंग है क्या, कि हमको एनर्जी मिलेगा बॉडी में, है ना। इसके बाद श्वसन भी दो तरह के पढ़े होंगे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, है ना। इसके बाद गैसों का विनियम, मैंने गैसों का विनियम का मतलब क्या, एक जगह से जो गैस होता है शरीर के दूसरे जगह जाता है कैसे, और उसका बंटवारा कैसे होता है। जैसे हर कोशिका को गैस चाहिए ना। गैस का मतलब कौन सा गैस की यहाँ बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। क्योंकि हमारे बॉडी में सभी गैस जाते हैं, लेकिन काम इसका किसका किसका होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जब श्वसन की क्रिया होता है तो ऑक्सीजन किसमें बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है ना। तो यही गैसों का विनियम, मतलब शरीर से अंदर गया गैस और बाहर कैसे निकलेगा और सभी कोशिका के पास कैसे गैस पहुंचेगा, उसके बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त। शरीर द्रव तथा परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, आपको याद है, कौन किया था, विलियम हार्वे ने किया था, है ना। तो हमारे रक्त शरीर में जो द्रव की बात कर रहा है कि शरीर द्रव तथा परिसंचरण, हमारे शरीर में जो रक्त है वो कैसे कैसे हमारे रक्त शरीर में रक्त फ्लो होता है, कैसे बहता है। आप लोग आलिंद निलय ये सब पढ़े होंगे, जब हृदय की बात पढ़े होंगे आप लोग 10th में, तो आलिंद निलय, बायां दायां, बायां आलिंद दायां आलिंद ये सब पढ़े होंगे। फुफ्फुस धमनी पढ़े होंगे, इसके बाद सीरा पढ़े होंगे, इसके बाद धमनी पढ़े होंगे, ये सब पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। तो कैसे कैसे हमारे बॉडी में रक्त का घूमता है पूरे शरीर में, और कैसे ये शुद्ध से अशुद्ध बनता है, उसके बारे में हमको पढ़ना होता है शरीर द्रव तथा परिसंचरण में, है ना। तो ये भी क्या है, हम लोग पढ़े हैं पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़े तो घबराइए नहीं, कारण इसीलिए हम कि एक बार पहले 9th और 10th को हम पहले रिवीजन कर देंगे पूरा खत्म, ठीक है। जब 9th 10th का रिवीजन हो जाएगा तब तो ये सब फिर तो चटनी भी नहीं लगेगा, पानी लगा, पानी, समझ में आया। इसके बाद क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद क्या हो जाते हैं, उत्सर्जन मतलब क्या, बॉडी के अंदर निर्माण करना। अब देखिए हम लोग क्या खाते हैं, मान ले दाल भात और चोखा खाएं, दाल भात चोखा खाएं, तो देखिए दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होते हैं, चोखा मतलब आलू में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चावल में भी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना। तो हम भोजन जब करते हैं तो क्या हमारा सब भोजन हमारा पेटे में रह जाता है, बेकार वाला चीज बाहर भी निकलता है कि नहीं निकलता है। जो फालतू बेकार वाला चीज बन जाता है उस शरीर को बाहर के भी निकालना पड़ता है। तो वो जो बेकार वाला चीज हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, और उस हमारे बॉडी में क्या होता है, उत्पादन होता है, उसका माने बनता है। बढ़िया बढ़िया चीज हमारा, जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और जो भी एनर्जी मिलने वाला सामान रहता है, शरीर उसका हमारा अवशोषित कर लेता है, मैंने अपने अंदर लगा लेता है, अब बाकी बेकार वाला शरीर सामान को बाहर निकाल लेता है। तो वही क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। निष्कासन माने बाहर निकालना, है ना। टॉयलेट के माध्यम से, पोटी के माध्यम से अपना शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, हमारा शरीर निकालता है ना। पसीना, कीची, कान से कंधा हुआ, नाक से नेटा, सब निकलता है कि नहीं। ये सब क्या है, बेकार वाले पदार्थ है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे, और इसको बाहर निकालना ही निष्कर्षण कहलाएगा, है ना। तो ये हम लोग 19 चैप्टर भी खत्म कर लिए,
19 चैप्टर भी खत्म हो गया। अब 20 चैप्टर की बात करिए, गमन एवं संचलन। गमन मैंने समझ रहे एक जगह से दूसरे स्थान कोई चीज को जाना तो गमन कहलाता है ना। तो गमन और संचलन में हम लोग को यही मुख्य रूप से पढ़ना है। जैसे भोजन का गमन कैसे होगा, हमारे बॉडी में जो गैसें हैं उसका गमन कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग संचलन करता है। जैसे हम लोग बॉडी में गैसों को ढोने का काम कौन करता है, आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, पढ़े ना, हीमोग्लोबिन के नाम सुने होंगे, जिसका रंग लाल होता है, जिसके कारण जिसके कारण शरीर का खून जो भी रहता है वो भी लाल होता है। हीमोग्लोबिन का नाम सुने होंगे ना, जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। हमारे फेफड़ा में ऑक्सीजन आता है और उसको पूरे शरीर में घुमाते रहता है, कौन, हीमोग्लोबिन घुमाता है ना। तो इसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, ब्रेन पढ़े होंगे ना। तो ब्रेन में आपको न्यूरॉन के बारे में पढ़ाया गया होगा, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाया होगा। जैसे बहुत सारे कोशिका होते हैं और जो सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है ना। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में कौन सा होता है, अंडाणु होता है ना। जो फीमेल में पाया जाता है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है, और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु होता है, जो मेल में पाया जाता है। ये चीज पढ़े हैं। और एक चीज और, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन होते हैं, तंत्रिका तंत्र वाला होता है ना। तो इसमें हम लोग न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण, कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कैसे नियंत्रण करता है। किसी चीज को छूते तो जलता है तो तुरंत हटा लेते हैं, सोचबो नहीं करते हैं कि हटाना है कि नहीं हटाना है, जैसे टच के जल रहा है हाथ हटा लेते हैं, हटाते हैं कि नहीं। तो हमारे बॉडी को हमारा ब्रेन कैसे नियंत्रित करता है, कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। और समन्वय मतलब क्या, हमें जो सूचना हमारे बॉडी में आया है और उस सूचना को लेकर के हमारा ब्रेन उस पर कोई प्रतिक्रिया करेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए शादी उदी है, मिठाई उठाई देखता है आदमी, तो उस पे ब्रेन का नियंत्रण दूसरे टाइप का होता है, बहुत अच्छा लगता है देख करके, लगता है खाने को मिलेगा। वही अगर कोई मांस वाला कोई भोजन बना है और जो शाकाहारी आदमी होगा उसको देखेगा जैसे ही मांस वाला भोजन को, तो उसका नियंत्रण दूसरे टाइप का होगा, घिना नाक सिकुड़ाने लगेगा, सिकुड़ाएगा कि नहीं करेगा। तो वही हमारा ब्रेन जो भी आसपास सूचनाएं हमें प्राप्त होता है, कोई सामने जा रहा है, कोई लाल पहना है, कोई साड़ी पहना है, तो कोई पियर फ्रॉक पहना है ना। तो सब अलग अलग देख करके हमारा ब्रेन उस सूचना को रिसीव करता है, लेता है, और उसके बाद हमारा ब्रेन बॉडी को डिसीजन देता है ना। तो इसके तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में बात कर लेंगे, और इसमें रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। देखिए, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण में हम लोग पढ़ना होगा कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो समन्वय की क्रिया होती है, नियंत्रण की क्रिया होता है, केवल और केवल हार्मोन के द्वारा होता है ना पेड़ पौधों में। और जैसे हार्मोन की बात बताए थे, बहुत सारे हार्मोन कौन कौन से बताए थे, जिबरेलिन बताए थे, साइटोकाइनिन बताए थे, एब्सिसिक एसिड बताए थे, एथिलीन बताए थे, ऑक्सिन बताए थे। ये सभी क्या था, पादप के हार्मोन थे। तो वो जो पेड़ पौधे केवल हार्मोन के द्वारा नियंत्रण करते हैं अपने आप को, लेकिन जो मनुष्य होता है वो रसायन द्वारा भी नियंत्रण करता है अपने बॉडी को, और साथ ही साथ तंत्रिका कोशिका द्वारा भी नियंत्रण करता है अपने बॉडी को। तो इसमें ऊपर वाला हम पढ़ेंगे ब्रेन वाला जो तंत्रिका कोशिका, उससे हमारा बॉडी कैसे नियंत्रण होता है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, यानी रसायन द्वारा जो हमारे बॉडी में केमिकल निकलता है उसके द्वारा हमारा बॉडी का नियंत्रण कैसे होता है। तो आज हम लोग का ये चैप्टर बायोलॉजी का जो सिलेबस था समाप्त हो गया है ना। अब इसके बाद जितने सारे चैप्टर है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जितना सारा 9th और 10th का हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसका भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है कोई बाद में एडमिशन यहाँ कराए, है ना, तो वो देख सकता है घर पे, ताकि अगर बच्चा कोई हमारे पास आता है तो उसको रिजल्ट तो अच्छा देना है ना। अगर कम पढ़ाएंगे, उसको कम पढ़ल रहेगा, कम जानकार रहेगा, तो रिजल्ट अच्छा नहीं लाएगा, उसके लिए हमारा भी नुकसान होगा, वो लड़का भी नुकसान होगा। इसलिए बाकी जितने सारे टॉपिक है उसको हम लोग जितना भी हम पढ़ाएंगे हम वीडियो बना करके डालते जाएंगे। और उससे पहले हम लोग 9th और 10th को बड़ी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। जैसे बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ तो जितना भी 9th 10th में अभी तक बायोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पढ़े होंगे उसको रिवीजन करवाएंगे, इसके बाद 10th वाला का भी रिवीजन करवा देंगे, और करवाने के बाद फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बेसिक चीज, हर कोई भी चीज जानना जानकारी है, अगर बेसिक चीज जानकारी है तो उसको पढ़ने बड़ा इंटरेस्ट आता है, मजा आता है कि नहीं आता है। तो ठीक है, अब करते हैं वीडियो को क्लोज।